तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो, सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सैम्पल पेपर जो है ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ठीक है, जो सीबीएसई ने दिया है। और ये सेम सैम्पल पेपर जो प्रीवियस ईयर का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था ना, वो भी यही था और इस साल का भी यही है। यानी पहले भी वही ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया था, ठीक है। और फिर मैंने मैच किया तो इस बार भी सेम रिपीट सैम्पल पेपर आ गया है आपको, ऑफिशियल सैम्पल पेपर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसा क्या इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, फिर हम लोग करेंगे। और आप बोलोगे तो मैं आपको वो भी करवा सकती हूँ क्या, जो पिछले ईयर का पेपर है ना, वो तो ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो सीबीएसई लॉन्च करती है, लेकिन जो पेपर में आया था वो वाला भी अगर आप चाहो तो मैं करवा सकती हूँ। तो मुझे कमेंट कर देना आपको चाहिए या ना चाहिए। अभी हम लोग ऑफिशियल देख लेते हैं कि कैसा क्या पैटर्न है इसका, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है ना आपका, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भाई सबसे पहला तो, और ये हम लोगों ने इसमें आपको ऊपर सीबीएसई का फॉर्मेट इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि हमने आंसर और क्वेश्चन आंसर्स को दोनों एक साथ ला दिए हैं, ताकि आप लोगों को क्या है ना, आप वीडियो भी देख लो ना, तो अगर आप आंसर्स को ऐसे रीड आउट अगर आपको करना हो तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में आएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू डू एनी कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट वी नीड टू यूज। मैंने आपको बहुत चिल्ला के बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, कि हम कुछ भी कैलकुलेशंस करते हैं स्प्रेडशीट में इक्वल्स टू के साथ ही करते हैं। अगर इक्वल्स टू हम लोग नहीं लगाएंगे तो हमारा कोई भी कैलकुलेशंस नहीं होगा। तो क्या प्लस का सिंबल ये कुछ भी नहीं, हमको इक्वल्स टू का साइन लगाना है, ठीक है। फिर आता है एनी मैसेज इज कन्वेड इन द बेस्ट वे, इट इज कन्वेड इन अ डैश वे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी मैसेज, कम्युनिकेशन स्किल में कोई भी मैसेज अगर हम लोग ऐसा बेस्ट वे में दे रहे हैं तो व्हेन इट इज कन्वर्ट इन अ, तभी बेस्ट वे में हो पाएगा। तब जब क्या होगा, जब आपका मैसेज कैसा होगा, मैंने 3 चीज़ें बताई थी, याद करो, आंखें बंद करो और ये वीडियो देखो, देन मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ ना, देखो अपना टेस्ट लो, आंखें बंद करो और ये वीडियो चालू करो, मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगी, ठीक है, फिर और मैं ऑप्शंस भी बोलूंगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मैं ऑप्शंस बोलूंगी, फिर आपको उसका आंसर मन में सोच लेना है, फिर मैं उसका रीजन भी दूंगी ये क्यों आया, और फिर आप चेक करना कि आपके कितना स्कोर हुआ, और फिर आप मेरे को कॉमेंट्स में बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ, ठीक है। तो एनी मैसेज जो जो बेस्ट वे में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कैसा मैसेज होगा, अगर वो मैसेज क्लियर है, एक्यूरेट है, कॉन्शियस है, तो ही हमारा मैसेज जो है वो बिल्कुल बेस्ट वे में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आएगा। चलो अब आंखें बंद कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फ्यू सोर्सेज विच कुड इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू अचीव गोल्स आर। अब ऐसी क्या सोर्सेज हैं जो कि एक बच्चे को इंस्पायर करती हैं और मोटिवेट करती हैं ताकि वो उसके गोल्स को अचीव कर पाए। ऑप्शन है फिल्म्स एंड सोशल मीडिया, सेकंड एक्सपेंसिव थॉट्स, थर्ड डे ड्रीमिंग, फोर्थ हॉलीडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब आप सोच लो क्या 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 इसका आंसर आएगा, ठीक है। सोच लिया तुम लोगों ने, अब मैं बताती हूँ। देखो, अब एक एक करके हम लोग इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करा करो सबसे पहले, अगर जैसे कुछ एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट देखो, क्या फिल्म्स एंड सोशल मीडिया हो पाएगा, क्या फिल्म एंड सोशल मीडिया से कोई स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हो जाएगा? नहीं, स्टूडेंट है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो उससे क्यों मोटिवेट होगा। फिर आता है एक्सपांसिव थॉट्स, तो हाँ मुझे ये थोड़ा लग रहा है तो इसको मैं साइड में रख लूंगी। फिर आता है डे ड्रीमिंग, क्या दिन में सपने देखने से हो जाएगा उसका ये काम? बिल्कुल भी नहीं। हॉलीडे, फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे मनाना, फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने में उसको वो उसके गोल अचीव कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। कैसे अचीव करेगा? एक्सपांसिव थॉट से, यानी उसके बारे में सोचेगा कि उसको क्या करना है, ठीक है, और वो करने की उसको कोशिश करेगा, ठीक है, और मन में लाएगा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर फोर्थ वाला है, आंखें बंद कर लेना, फोर्थ वाला है ग्रीन जॉब इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय। अब ग्रीन जॉब इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, ग्रीन जॉब्स किसने लाई थी? तो WHO ने, CRY ने, और UNESCO ने, या फिर UNEP ने। तो सोच लो आंसर क्या है। तो मैं बताती हूँ किसने लॉन्च किया था। देखो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रही हूँ,
एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैं पहले का क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, मैं इतना ही दिखाऊंगी ताकि आपको क्या है ना दूसरे वो नहीं दिखेंगे। और देखो आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है, यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने आपकी प्रिपरेशन का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि ऐसा करना है, बाकी करना आपका काम है, ठीक है। तो मैं दूसरा आंसर्स नहीं दिखा रही हूँ, दूसरे क्वेश्चन अभी आप लोग आंखें बंद रखना ताकि मैं पूछ लूँ, फिर जब एक क्वेश्चन हो जाए देन दूसरा आप लोग कर सकते हो। देन फिफ्थ, देखो फिफ्थ आता है एंटरप्रेन्योरशिप इज, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऑप्शंस हैं, एन आर्ट, अ साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ द अबव। अब आप बता दो क्या है, सोच ले आपका आंसर, अब मैं बताती हूँ। देखो सिर्फ आर्ट नहीं है, हम लोगों ने पूरा पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर आर्ट भी है और साइंस भी। आर्ट कैसे है, क्योंकि आर्ट्स में लगता है क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, आइडियाज, स्किल, और अपने एंटरप्रेन्योर के को भी रिक्वायर्ड होती है क्रिएटिविटी, आइडियाज, स्किल, ये सारी चीज़ें। तो आर्ट तो हो गया, ठीक है। अब साइंस कैसे है, तो साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो फॉलो करना होता है, ठीक है। तो और एंटरप्रेन्योर में भी कुछ प्रोसेस होती है जो फॉलो करनी होती है, ठीक है, और कुछ रूल्स भी होते हैं। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर बोथ आर्ट एंड साइंस है, ठीक है। फिर सिक्स्थ आएगा, एक्चुअली आपको ना इसमें मतलब फर्स्ट सेक्शन में, ए सेक्शन में यू नो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से 4 का आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 4। सोचो 2 की वो मिली है आपको, क्या 2 आप छोड़ सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट वाला, पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस पे डिपेंड है, तो क्या उसके फैमिली बैकग्राउंड पे, एजुकेशन स्टेटस पे, बिहेवियर पैटर्न्स के, या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपकी पर्सनालिटी किस पे डिपेंड होगी, मुझे आप बताओ। तो देखो आप जहाँ रह रहे हो, यानी आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है ये बताया था मैंने, आप कितने ज़्यादा एजुकेटेड हो, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, तो ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों से ही तो हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन की जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 2 में, आपको इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस का रिप्लाई क्या आंसर करना है। टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 5 करने हैं, 1 मार्कर ईच है। अब पहला है नेति रिमूव एक्सेस म्यूकस एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम कैविटी, ठीक है। तो जो नेति है वो एक्सेस म्यूकस और इम्प्योरिटी निकालती है कहाँ से, नेति किस चीज़ के लिए काम करती है, हम लोगों ने देखा था ना कि नेति क्या प्यूरिफाई करती है, हम लोगों ने पार्ट बी में कौन से चैप्टर में था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में था आई थिंक सो। तो वहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही था, तो वहाँ पर देखा था। तो नेति क्या करती है, तो किसको क्लीन करने का काम करती है, अब मैं एग्जाम वो बता देती हूँ ऑप्शंस आपको, नसल, माउथ, एब्डोमेन और थेराइक। तो किसको करती है, नसल कैविटी को। मैंने आपको ये भी बताया था कि एन से नसल या नोज याद रखना, कि नेति नोज को क्लीन करने का काम करती है। फिर आता है आपका बैड स्ट्रेस कॉज। अब बैड स्ट्रेस है तो वो आपको क्या, अब हम लोगों ने गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस पढ़ा था, है ना। तो बैड स्ट्रेस से क्या होगा, आपको ऑप्शंस हैं, एंग्जाइटी, स्लीपलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, या ऑल ऑफ द अबाउ। एक सेकेंड यार, या ऑल ऑफ द अबाउ। तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स देखो ये सारी चीज़ें ही जो हैं वो बैड स्ट्रेस को बता रही हैं, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाउ हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आता है एन ओबेस पर्सन मस्ट कंज्यूम। अब अगर कोई ओबेस पर्सन है, यानी जिनको थोड़ा ओबेसिटी वाला डिसीज है, यानी कोई मोटा है, ठीक है, तो उसको क्या कंज्यूम करना चाहिए, फैट रिच डाइट, हायर फाइबर डाइट, लो न्यूट्रिएंट डाइट, या हाई कैलोरी डाइट। तो आपको देखो ऑप्शन वाइज करते हैं, तो फैट तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लो न्यूट्रिशन डाइट कभी कम नहीं करनी चाहिए हमको, या हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी भी नहीं खानी है। तो क्या खाना चाहिए, हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड यार, हाँ। फिर आता है, मैं फोर्थ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो फोर्थ क्वेश्चन है डैश चैनलाइज प्राणा इन अ बैलेंस्ड वे। तो कौन करता है अपने प्राणा को बैलेंस कौन करके रखता है, अपनी ब्रीदिंग को। तो ऑप्शंस हैं शतकर्मा, स्वाध्याय, प्राणायाम, या प्रत्याहार। तो देखो शतकर्मा तो हमारी इनर क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है। स्वाध्याय जो है ये सेल्फ बोलना, सेल्फ रियलाइजेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, सेल्फ लर्निंग, ठीक है, खुद को जानना। फिर प्राणायाम है और प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार का तो मतलब यही कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना,
तो क्या प्राण शक्ति को कौन बैलेंस करके रखेगा? तो आएगा उसका आंसर प्राणायामा। ठीक है, फिर आता है बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अब बैलेंस डाइट किस चीज़ के लिए? मैंने आपको बहुत अच्छे से बैलेंस डाइट का डेफिनेशन बताया था कि क्या है। तो बैलेंस डाइट किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? हमारी बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए, हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, या जॉय एंड चीयरफुलनेस के लिए, या ऑल ऑफ द अबाव? तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ द अबाव इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर हमारा सिक्स्थ आ जाता है, भुजंग आसन इज द एग्जाम्पल ऑफ डेश आसन। और इसमें कुछ कुछ वो भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस। तो भुजंग आसन किसके लिए बेस्ट, मतलब एग्जाम्पल है किस, कौन सा आसन का? तो मेडिटेटिव का है, या कल्चरल का है, या रिलैक्सेटिव का है, या नन ऑफ द अबाव का है? तो भुजंग आसन कल्चरल आसन का एग्जाम्पल है। फिर आता है क्वेश्चन थर्ड, आपके आ गए हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 6 गिवन है और 1 मार्कर ईच है। तो डैश डाइट इज रिलेटेबल टू द एक्सपांशन ऑफ लाइफ। ये भी पूरी लाइन उठ के आ रही है बेटा, आपको क्वेश्चंस में आपको पूरी लाइन उठ के आ रही है। अगर आपने मेरा जो वीडियोस हैं वो ध्यान से देखे होंगे तो मैंने ये हर एक लाइन को बहुत अच्छे से मार्क किया है। अगर आप मेरे नोट्स भी पढ़ लोगे ना, हमारे नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है वो भी पढ़ लोगे, तो उनमें ये सारी लाइंस कवर की गई है। तो प्लीज़ अगर इतना टाइम अगर नहीं बचा तो सिर्फ वीडियो ही गो थ्रू कर लो, अगर नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास। फिर देखो, तो ऐसी कौन सी डाइट है जो हमारी लाइफ स्पैन बढ़ाती है? तो देखो ऑप्शन है सात्विक, तामसिक, राजसिक और नन ऑफ द अबाव। तो देखो नन ऑफ द अबाव तो नहीं होगा। राजसिक जो होती है राजाओं का खाना, वो तो हमारे अनहेल्दी होता है, वो तो हमारे को जीने की क्षमता तो और बढ़ाएगा नहीं। तामसिक भी अनहेल्दी फूड है। सात्विक डाइट जो है वो हमारे लाइफ एक्सपेंशन में हेल्प करती है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, हु डिफाइंस योगा एज चित्त योगा चित्त वृत्ति निरोधा? ठीक है, किसने डिफाइन किया है ऐसा? तो क्वेश्चन है लॉर्ड ऑप्शन से लॉर्ड कृष्णा ने, स्वामी विवेकानंद ने, या महर्षि पतंजलि ने, या भगवत गीता ने? तो ऑफकोर्स महर्षि पतंजलि ने ये डिफाइन किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन थर्ड आता है, अष्टांग योगा हैज डैश लिम्स। ये तो आप बिना ऑप्शन के रिप्लाईज का दे सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 2। तो क्या आ जाएगा? अष्टांग। मैंने आपको समझाया था ना, अष्ट यानी 8। ठीक है, तो इसी से आप याद कर सकते हो। फिर आता है द अनामया कोशा रेफर्स टू। ये कोशास मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है वीडियो में। ये वाला कोशास से भी क्वेश्चंस बन जाता है, पूछ लेते हैं अनामया कोशा किसको बोलते हैं। तो मैंने बताया था अनामया कोशा क्या है। तो देखो ऑप्शंस देख लो, क्या है वो? फिजिकल बॉडी, सेकेंड है माइंड, या ब्रेन, या सोल। एक सेकेंड, या सोल। ठीक है, तो क्या है? तो अनामया कोशा जो है सबसे पहला लेयर है, जिसको हम लोग क्या सबसे आउटर लेयर है बॉडी का, और वो क्या है? फिजिकल बॉडी से उसको रेफर किया जाता है, अनामया कोशा फिजिकल बॉडी। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ, ब्रोंकली अस्थमा इज द डिसीज ऑफ डैश सिस्टम। अब अस्थमा है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कौन से सिस्टम की डिसीज है? कार्डियो की है, क्या हार्ट की डिसीज है वो, क्या रेस्पिरेटरी की है, या थर्ड सर्कुलेटरी की, कि फोर्थ नर्वस की? नर्वस माइंड में आ गया। ठीक है, कार्डियो तो हमारा हार्ट से रिलेटेड है। सांस हम किससे लेते हैं? अस्थमा में सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, तो सांस कहाँ से लेते हैं? तो रेस्पिरेटरी से। ठीक है, लंग्स से। तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी हमारा आंसर होगा। फिर आता है सिक्स हमारा, फ्लक्चुएशन इन डैश लेवल इन इंडिकेटिव ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब होगा? जब कहाँ कौन सी चीज़ में फ्लक्चुएशन होगा? तो वो है ऑप्शंस, बीएमआई में, ग्लूकोज में, ब्लड प्रेशर में, या इन्फेक्शन में? तो ऑफकोर्स हाइपरटेंशन का नाम ही यही है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है तब हाइपरटेंशन वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और आई होप तुम्हारे आंसर सही जा रहे होंगे। फिर क्वेश्चन फोर्थ हमारा आ गया है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, 6 गिवन है, 1 मार्कर ईच। अब पहला क्वेश्चन है, डैश योगा इज द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। कौन सा योगा ऐसा है जो जिसमें सेल्फलेस एक्शन, यानी ये देखो ये इसमें भी पूरा वो बुक का ही वर्ड उठकर आ गया। सेल्फलेस एक्शन यानी एक्शन करते जाना, फल की चिंता, मतलब काम करते जाना, फल की चिंता ना करना।
ठीक है, बस काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो इसका ये कौन सा योगा था? तो क्या वो ऑप्शन है आपके कर्म योगा, जनानी योगा, भक्ति योगा या हठ योगा? तो देखो मैंने आपको बताया था कर्म से ही समझ आ रहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो कर्म योगा हमारा क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। फिर आता है स्थिरम सुखम आसनम हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन। तो स्थिरम सुखम आसन किस में इलस्ट्रेट किया गया है, किसने किया है? तो भगवत गीता ने किया है, कि पतंजलि योगा सूत्रास में किया है, कि वेदास में किया है, कि नन ऑफ द अबव? तो ये हमारा पतंजलि योगा सूत्रस में किया गया है। ओ मैं ऑप्शन देना भूल गई, आई एम सो सॉरी, मैं ऑप्शन देना इसमें भूल गई। ठीक है, फिर आता है फॉर स्टिल गेजिंग वी एक्चुअली मेकिंग यूज ऑफ। अब तुमको यहीं से समझ आना जाना चाहिए अगर तुमने पढ़ा है तो। ये बुक का पूरा वर्ड है स्टिल गेजिंग वी यूजुअली मेक यूज ऑफ, जिसमें हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन है फ्लावर का, सेकंड है बुक का, थर्ड है कैंडल का, और फोर्थ है पेन का। तो देखो स्टिल गेजिंग प्रोसेस ये कौन सी प्रोसेस बता रहा है? जो हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए होती है, जिसमें हम लोग एक फ्लेम पे एक लाइट ऑफ सोर्स में कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं विदाउट एनी ब्लिंकिंग। तो कौन सा क्या चीज़ इसमें यूज होगी? तो ऑफकोर्स कैंडल यूज होगी। फिर आता है हमारा फोर्थ, योगा स्क्रिप्चर्स फर्मली डिस्करेज द हैबिट ऑफ। अब योगा स्क्रिप्चर्स ने कौन सी हैबिट जो है जिसको मना बोला है कि ये हैबिट नहीं करनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपके ओवर ईटिंग की, रेगुलर एक्सरसाइजिंग की, ऑब्जर्विंग मेडिटेशन की, या कंट्रोलिंग द सेंसेस की। तो देखो ऑफकोर्स एक्सरसाइज मानने को करने को तो वो मना नहीं बोलेंगे, मेडिटेशन करने को तो वो मना नहीं बोलेंगे, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए तो मना नहीं बोलेंगे। ओवर ईटिंग की हैबिट डिस्करेज की गई है, ये पूरी लाइन दे दी और यहाँ पर डैश लगा दिया। तो ओवर ईटिंग सब कुछ उसमें से ही है ऑफिशियल सैम्पल पेपर में। फिर आता है फिफ्थ हमारा, ए डैश लाइफस्टाइल इज जनरली द कॉज ऑफ इल हेल्थ। कैसी लाइफस्टाइल आप अगर जियोगे तो आपकी जो आपकी हेल्थ जो है वो खराब रहेगी? एक्टिव, सिंपल, सैनिटरी या क्लासी? देखो एक्टिव लाइफ जियोगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी, सिंपल लाइफ भी तो बॉडी अच्छी रहेगी, सैनिटरी, और अब बचा सैनिटरी और क्लासी। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। देखो क्लासी से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सैनिटरी का क्या मतलब होता है? अपनी बॉडी को कम मूवमेंट करना, ठीक है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, अपने एक्टिव नहीं रखना, बेड पे हैं तो बेड पे ही हैं, ज़्यादा बॉडी को मूव नहीं करना। तो इससे क्या होता है? हेल्थ इलनेस आती है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ, समानता योग उच्चते इस प्रैक्टिस ऑफ। किसकी प्रैक्टिस है ये? तो इसका भी पूरा वो उठकर आ गया है लाइन ही। देखो तो किसकी प्रैक्टिस है? ऑप्शन है इलास्टिसिटी, सेकंड है इक्वालिटी, थर्ड है इक्वानिमिटी, फोर्थ है एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसमें आएगा इक्वानिमिटी। ठीक है, तो अब ये फोर्थ तक हमारे हो गया। 5 क्वेश्चंस में हमारे 6 क्वेश्चंस गिवन है और 5 हम लोगों को करने हैं 1 मार्कर ईच। तो पहला क्वेश्चन है तामसिक फूड इज आइडेंटिफाइड एज। अब तामसिक फूड किसको बोलते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहला ऑप्शन है ओवर राइप एंड अनकुक्ड फूड होता है क्या, सेकेंड है सोर और बिटर, थर्ड है टेस्टी, और फोर्थ है फ्रोजन। तो तामसिक फूड मैंने आपको बताया था कैसा होता है, फ्रोजन तो नहीं होता है, ठीक है, टेस्टी भी नहीं होता है, ये खट्टा और ये भी कड़वा भी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा मैंने बताया था ओवर राइप और अनकुक्ड फूड होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओवर राइप एंड अनकुक्ड। फिर आता है पीपल अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस आर मोर सस्पिटल टू डैश। तो क्या आएगा इसमें, किस में? तो क्रॉनिक डिसीज में क्या ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस क्या सबसे ज़्यादा सस्पिटेबल होगा, ठीक है। तो वायरल डिसीज होने के चांसेस होंगे, ऑप्शन फर्स्ट यही है आपका, सेकेंड आपका मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, थर्ड है इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा। तो क्या चीज़ें मतलब इसमें पूछा है कि क्या क्या आपको हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आता है थर्ड वन, मिल्क एंड घी आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ डैश फूड। मिल्क और घी कौन से फूड के एग्जाम्पल्स हैं? तो नरिशिंग, ठीक है, नरिशिंग फूड में आता है क्या ये? सेकेंड है स्ट्रेंथ बिल्डिंग,
थर्ड है इम्यूनिटी बूस्टर और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स जो मिल्क है और जो घी है वो हमारी बॉडी को नरिश करता है, स्ट्रेंथ, बॉडी में स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आता है ड्यूरिंग इमरजेंसी डैश हेल्प सेव लाइफ ऑफ अ सी पर्सन। बहुत ही ईजी है, बिना उसके तुम लोग इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी आंसर भी नहीं दिखाया, सोच लो क्या होगा इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सी चीज़ जो है एक बंदे की लाइफ बचा सकती है। ऑप्शंस हैं जिनको नहीं आया है, मेकिंग वीडियो, बाप रे क्या ऑप्शंस दिए हैं सीबीएसई भी ना। सेकेंड ग्रुप डिस्कशन, थर्ड है पैनिक और फोर्थ है फर्स्ट एड। तो वीडियोस बनाओगे क्या किसी की जान जा रही है तो ऑफ कोर्स नॉट। ग्रुप डिस्कशन करोगे ऑफ कोर्स नॉट, डॉक्टर नहीं हो ना तुम। पैनिक करोगे नहीं, पैनिक भी नहीं करना है। फर्स्ट एड करोगे, क्या करोगे, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ऐसी ऐसी इमरजेंसी ऐसी चीज़ है जिसको इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है। फिर आता है इन योगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन योगा द क्लिनजिंग टेक्निक टू प्यूरिफाई बॉडी आर कॉल्ड। अब मैंने आपको ऊपर ही अभी बता दिया था कि बॉडी को, इनर बॉडी को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं समाधि, शतकर्मा, भक्ति या स्वाध्याय। तो ऑफकोर्स शतकर्मा, शतक्रियास करना, जो 6 क्रियाज हैं वो। फिर आता है हमारा सिक्स्थ, द BMI रीडिंग 30 किलोग्राम एंड अबाउ स्टेट्स द रिस्क ऑफ। अगर 30 kg उसका वेट है और उससे भी अबाव है तो उसको किस चीज़ की वो हो जाएगी, किस चीज़ का होने का रिस्क है। तो देखो BMI ऑफकोर्स वेट से, वेट कैलकुलेट करते हैं BMI में, और 30 से ऊपर होता है तो वो ओबेस पर्सन होता है। आपके ऑप्शंस हैं ओबेसिटी, थर्ड है अरिथ्रेटिक्स, थर्ड है अस्थमा, फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो ऑफकोर्स ओबेसिटी। ठीक है, आंसर आपका ओबेसिटी आएगा। तो देखो हमारे MCQs हो गए। अब मुझे बताना कि कितने MCQ आपके गलत गए, कितने सही गए, और ये आंसर्स भी आप लोग एक बार चेक करना कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपने मन में एक बार दे के देखना। वीडियो पॉज कर लेना, आंसर मन में देख के देखना कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, देन चेक करना कि कैसा, मतलब आप लोग आंसर दे पा रहे हो या नहीं। अब आता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या है ना, 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं आउट, और उसमें से आपको 3 करने हैं, यानी 2 क्वेश्चंस आप कोई से भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो और वो 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और वो 2-2 मार्क्स ईच है। ठीक है, टोटल मिलाकर 6 मार्कर हो गया। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेंशन अ फ्यू वेज इन विच यू वुड हेल्प समवन टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ वेज बताओ जिससे आप किसी को हेल्प कर सकते हो अगर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है किसी को, तो उसको आप लोग कैसे ओवरकम कराओगे। अब मन में सोच लो, पॉज कर लो, कैसे कराओगे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपना आंसर अपने दिमाग में रखो, अब मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो, तो अगर कोई बंदा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से वो अगर वो सफ़र कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसको ऑफकोर्स उससे बात करोगे, जो भी लड़की है लड़का उससे बात करोगे, टॉक टू हिम, हेल्पिंग टू शेयर फीलिंग, ऐसे बात करो ताकि वो आपसे उसकी फीलिंग शेयर कर पाए। इनकरेज करो कि उसको उसको इनकरेज करो कि वो खुद की फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखे और मेडिटेशन करे, है ना। उसको कुछ सक्सेस स्टोरीज सुनाओ ताकि उसको कॉन्फिडेंट बढ़े और वो हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर पाए। ठीक है, और उसको ट्राई करो कि उनको हॉबीज़ में इंगेज करके रखो, जैसे म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, ये जो थेरेपी वाली ये सारी चीज़ें हैं तो उसमें इंगेज रखो। ये सारे बुक में लिखा था। ठीक है, फिर है थिंक पॉजिटिव एंड लिव इन प्रेजेंट। उनको बताओ कि पॉजिटिव सोचना है और प्रेजेंट में जीना है। पास्ट और फ्यूचर ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है हमारे, तो प्रेजेंट में जियो, खुश रहो। फिर अब आता है 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन क्या है, वाइल यू आर अटेंडिंग अ वर्कशॉप और मीटिंग हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट एज एन एक्टिव लिसनर। अगर आप वो वर्कशॉप और मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आप अपने एज अ एक्टिव लिसनर आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे उसमें। तो सबसे पहले तो यही कि अटेंशन देनी है, आई कॉन्टेक्ट स्पीकर से बनाकर रखना है, ताकि इससे ऐसा लगेगा कि उसको, स्पीकर को ऐसा लगेगा कि हाँ, साइन जाएगा कि हम सुन रहे हैं। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं, है ना, क्वेश्चंस पूछने हैं, बी रिफ्लेक्टिव और फीडबैक भी देना है। ठीक है,
और फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि जो भी दो पर पोलाइटली देना है, और इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है और एब्जॉर्व करना है कंटेंट को। फिर आता है 8, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एक सेकेंड, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द डेटा इन द वर्कशीट, हाउ इज़ इट हेल्पफुल। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना, वो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द डेटा, सारे ऑपरेशंस यानी कैलकुलेशंस करता है इन वर्कशीट में। तो ये कैसे हेल्पफुल है, तो इसके आंसर है, तो देखो अब हेल्पफुल कैसे है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहा है तो कैसे, तो ये कैलकुलेशन फास्टर कर देता है, ईजियर कर देता है और एक्यूरेट देता है ना, और बहुत ही ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करता है और बहुत ही लीस्ट एरर देता है इन रिटर्न, है ना। फैसिलिटीज़ रहती है यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा की, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड, हम लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो फॉर्मूलाज हैं वो भी हेल्प करते हैं हमको, ताकि हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो इस तरीके से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो हमको हेल्प होती है। फिर आता है लिस्ट ऑफ द सेक्टर फॉर ग्रीन जॉब। सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, हम लोगों ने पढ़े थे, एग्रीकल्चर सेक्टर था, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, रिसाइकलिंग, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स के सिर्फ नाम देने थे। फिर आता है व्हाट डिफरेंट टेक्निक्स कैन एन एंटरप्रेन्योर यूज टू ट्रिगर क्रिएटिविटी ऑफ हिज प्रोडक्ट। अब एक एंटरप्रेन्योर, समझ लो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो क्या टेक्निक आप लोग अपनाओगे क्रिएटिविटी टू ट्रिगर, यूज टू ट्रिगर क्रिएटिविटी फॉर हिज प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करोगे। तो देखो सबसे पहला तो यही कि प्रोडक्ट को कॉस्ट इफिशिएंट बनाएंगे, यानी कॉस्ट इफिशिएंट यानी कम उसमें ज़्यादा खर्चा, कॉस्ट ना लगे, है ना, लेकिन फिर भी अच्छा प्रोडक्ट रिटर्न में आए, कॉस्ट इफिशिएंट बनाएंगे, और मतलब कि उसका जो यूज़ है और उसका जो कॉस्ट है वो वर्थ इट हो, है ना, उसका जो पूरा वसूल हो जाए उसके यूज़ से, कॉस्ट जो है कॉस्ट इफिशिएंट बनाना है। तो ऐसी चीज़ें लोग कस्टमर लेना बहुत पसंद करते हैं, है ना। और बोल सकते हैं कि पुट प्रोडक्ट टू अनदर यूज़, कि ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे यूज़ के लिए भी रख सकते हैं, है ना। और मॉडिफिकेशन लाना प्रोडक्ट में, ठीक है, मॉडिफिकेशन लाना, और मेक इट अडेप्टेबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, ताकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में भी हम लोग उसको मतलब उसको यूज़ कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ। और मेकिंग वेरिड कॉम्बिनेशंस, यानी बोल सकते हैं कि नई नई चीज़ों को कैसे मतलब अलग अलग चीज़ों को का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। फिर आता है आपका आंसर, एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपको सिर्फ 4 का रिप्लाई क्या यार आंसर करना है, ठीक है। और ईच जो है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का ईच है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू प्राणायाम्स मेंशन इन हठ योगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यू डूइंग प्राणायामा। तो अब कुछ अपने को बताने हैं प्राणायामा, जो कि अपन ने पढ़े थे। देखो अनुलोम विलोम पढ़ा था, सूर्य भेदना पढ़ा था, उज्जयी, भ्रमरी, शीतकरी, ये सब, शीतली, शीताली, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और प्राणायाम के बेनिफिट्स इसमें बताने, तो अब प्राणायाम क्या करता है, अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करके रखता है, बैलेंस करके रखता है ना, और बैलेंस करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करके रखता है, और बोल सकते हैं हमारे माइंड को काम करता है, क्वाइट रखता है, रिलैक्स रख कर देता है, ठीक है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। तो यही प्राणायाम के बेनिफिट्स हैं। फिर क्वेश्चन 12 है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए व्हाट यौगिक मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। देखो मैंने बोला था ना आपको कि आपको ये पूछ लिया जाएगा, वो जो मैंने बहुत सारी डिसीजेस बताई थी ना, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन, अस्थमा, है ना, बैक पेन, तो इन सब का क्या है ना, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि यौगिक मैनेजमेंट दो इसको, यौगिक मैनेजमेंट दीजिए आप, ठीक है। और या तो डाइट मैनेजमेंट इनका दीजिए आप, है ना। तो तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप वो भी ज़रूर करना। तो हम लोग देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा हाइपरटेंशन का। सो या तो सबसे पहले तो डाइटरी मैनेजमेंट तो मैंने आपको बताया था, हाइपरटेंशन में सॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, सॉल्ट इंटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉल्ट इंटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
एंड जो चटनीज़ हो गया, पिकल्स यानी अचार हो गया, उनको भी कम खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है उसको भी, ठीक है। और हम लोगों को हमारी ईटिंग हैबिट को रेगुलर करना है, टाइम पे खाना खाना है, ठीक है। तो ये सब क्या था उसका डाइटरी मैनेजमेंट। अब हम क्या देखेंगे उसका यौगिक मैनेजमेंट। तो यौगिक मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं जल नेति। जल नेति, तो जल नेति में हम लोग ऐसा सॉल्ट डालते हैं ना, लेकिन विदाउट सॉल्ट हमको परफॉर्म करनी है। अब फिर हम लोग क्या कौन सा आसन कर सकते हैं, सुखसामा व्यायाम हम लोग कर सकते हैं। आसनास में हम लोग ताड़ासन, वज्रासन, खटी चक्रासन, गोमुखासन, शवासन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्राणायाम में हम लोग अनुलोम विलोम, भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और डिफ़िकल्ट एंड एडवांस आसनास जो हैं उसको हम लोग अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्थिरम सुखम आसनम। तो अब ये वाला जो है स्थिरम सुखम आसनम का क्या मीनिंग है, तो पतंजलि में पतंजलि योगा सूत्रास में ये मेंशन किया गया है कि जो आसनास क्या है, इसमें आसनास का डेफिनेशन दिया है कि वो आसनास मतलब जब कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा होता है ना आसनास, तो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो पॉस्चर है, वो काम मतलब काम होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, बोथ मेंटली और फिजिकली, ठीक है। फिर आता है हाउ कैन अ फर्स्ट एड हेल्प अ पर्सन इन नीड। अब फर्स्ट एड कैसे भैया हेल्प करेगा पर्सन को इन नीड में। तो देखो भाई, जब तक मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाती, ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी जब हो आई है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो फर्स्ट एड जो है वो सबसे पहला इमीडिएट हेल्प किसी पर्सन को अगर की जा सकती है तो वो यही की जा सकती है, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या आता है, सीपीआर भी आता है इसमें, ठीक है। और ये सब हमको जब तक देना है, फर्स्ट एड हमको जब तक करना है जब तक मेडिकल फैसिलिटी कोई अराइव नहीं होती, ठीक है। और देखो फर्स्ट एड जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो किसी पर्सन की लाइफ बचा सकती है। और हम लोगों को ये जब तक करना है जब तक कोई मेडिकल फैसिलिटी अराइव नहीं होती, एम्बुलेंस नहीं आ जाती। और जो फर्स्ट एड है कैन बी परफॉर्म बाय समवन, और फर्स्ट एड जो है ना वो किसी भी जो नॉन ट्रेंड पर्सन है ना उनसे भी वो भी फर्स्ट एड दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं इसमें ट्रेनिंग ज़रूरी है, फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है। और क्या, और फर्स्ट एड में देखो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही फर्स्ट एड का ये होता है कि सामने वाले बंदे का पेन जो है वो मिनिमाइज करना, कम करना और उसकी जान बचाना, ठीक है। और ये क्या करता है, फर्स्ट एड हेल्प करता है अपने को कि और कंडीशन वर्स ना हो, ठीक है। जब तक हेल्प अराइव हो रही, एक्सपर्टाइज आ रहे हैं, तब तक हम कुछ करें ताकि और वर्स्ट सिचुएशन ना हो जाए। और ये ऑल्सो हेल्प करता है अर्ली रिकवरी में भी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 15 आता है व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन। तो क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं जो लोअर बैक पेन, मतलब लोअर बैक पेन क्यों होता है इंसान को, उसके कॉजेज़ बताने। तो ऑफकोर्स देखो मैंने आपको बताया था एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है कि एज अगर हो जाती है तो बोन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, बोन वीक पड़ना चालू हो जाती है ना, यही जैसे। और या डिक्रीज़ इन बोन स्ट्रेंथ है ना, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आपको कोई एक्सीडेंट या इंजरी हुई है तब भी आपको बैक पेन हो सकता है, ठीक है। कोई बेड पॉस्चर सिटिंग और स्लीपिंग में आ गया, यानी आप गलत तरीके से बैठ गए हो, या सोने में आपको बोलते हैं ना सोने में मेरी कमर अकड़ गई और ये सब हो गया, तो उससे भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग एक्सरसाइज करते टाइम अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हो तो उससे भी होता है। और बोल सकते हैं कि ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट उठा लेना और स्ट्रेस लेना और टू मच बॉडी वेट हो जाना खुद का भी और उठा भी लेना, तो इससे क्या होता है हमको बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन 16 आता है हाउ कैन ब्रोंकियल अस्थमा कैन मैनेज थ्रू डाइटरी कंट्रोल। अब देख लो डाइटरी कंट्रोल आ गया ना, डाइटरी मैनेजमेंट कैसे, डाइटरी मैनेजमेंट से अस्थमा कंट्रोल होगा। 2 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उसका। तो देखो आंसर क्या होगा इसका कि सबसे पहले तो हम लोग ये लिख दिया करो कि डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड एनी अदर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है। तो
तो देखो इसमें क्या करना है ना, कुछ एलर्जेटिक फूड्स होते हैं जो अस्थमा पेशेंट को नहीं लेने चाहिए, ठीक है। देयर आर फूड विच आर एलर्जिक टू अस्थमा पेशेंट। कौन कौन से फूड्स हैं होते हैं वो, तो जिनको अस्थमा पेशेंट्स जो है उनको उन चीज़ों से एलर्जी है अगर, तो उनको वो अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। और जो कोल्ड फूड्स होते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, फ्रूट्स लाइक बनाना, ये भी इनको अवॉइड करना चाहिए खाना, ठीक है। और बोल सकते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा जो फूड है विच एड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ शुड बी स्पेसिफिकली अवॉइडेड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चंस गिवन है, हम लोगों को 3 करना है और ईच जो है 4 मार्क्स का है और पूरा टोटल मिलाकर 12 मार्क्स यहाँ से आपको आएगा। फिर आता है पता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। पतंजलि योगा सूत्र हाईलाइट द कैपेसिटी ऑफ योगा टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, डिस्क्राइब्स इन आवर वर्ड्स। तो जो पतंजलि योगा सूत्रास हैं उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, कैसे हम लोग मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, तो हम लोगों को अपने वर्ड्स में डिफाइन करना है। तो पतंजलि ने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मैंने आपको बताया था ना, चित्त मतलब माइंड, ठीक है, और वृत्ति मतलब यानी फ्लक्चुएशन जो चल रहे हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, और निरोधा यानी स्टॉपेज। यानी योगा क्या करता है, अब योगा मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखता है, मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखेगा, तो वो क्या करता है, योगा करने से आपके जो माइंड में इतने सारे फ्लक्चुएशंस ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं ना, तो वो उसको क्या कर देता है, बंद करने की कोशिश करता है। अब जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरी हेल्थ में, ठीक है। और आज की जनरेशन में सब की मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोग बताते नहीं है बट सब कुछ ना कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। सब अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग लाइफ में अपने अपने दुख होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो जो वो सफ़र करते हैं। और इससे क्या होता है, हम लोगों को नेगेटिव क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जैसे बोल सकते हैं सॉरो, इलनेस, हमेशा सैड रहना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। और तो लेकिन अगर हम लोग मेडिटेट करेंगे, हमारी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो जहाँ जो चीज़ हमको ट्रिगर करी है वहाँ से हट जाएगा और काम होने लगेगा। और जब हम लोग रिलैक्स्ड वाले स्टेट में आ जाएंगे तो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम लोगों को स्ट्रेस से रिलीफ मिल रहा है और अदर इमोशंस भी आप फील कर पाओगे, और आपको और ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, और थॉट्स में क्लैरिटी मिलेगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप मेंटली वेल होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लिस्ट द कॉजेज दैट लीड टू पर्सन टू सफ़र फ्रॉम क्रोनिक स्ट्रेस। अब ऐसी क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कारण है जिससे एक बंदा जो है वो सफ़र करता है क्रोनिक स्ट्रेस से। तो कुछ कॉजेज़ हैं, वो कॉजेज़ मैंने पढ़ाए भी थे आपको। पहला है कि भाई स्ट्रेस क्यों होता है, तो देखो स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी हो सकता है, क्योंकि और ये सर्वेज में माना गया है कि मनी को एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेस माना गया है। सर्वेज में इसको यही माना गया है, ठीक है। और ये स्ट्रेस जो है ये मंथ में भी नहीं हटता है, ये लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस होता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान को, जैसे हेड एक, अपसेट स्टमक, चेस्ट पेन होना, इंसोम्निया होना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर आता है वर्क प्रेशर। अब जैसे वर्क प्रेशर भी एक बड़ा स्ट्रेस है, जैसे एनी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जॉब स्ट्रेस, जैसे जॉब कोई कर रहा है तो उसको स्ट्रेस है उसको करियर का, उसको इनसिक्योरिटी है कि उसको जॉब से बाहर ना निकाल दे, या कन्फ्लिक्ट हो गया है बॉस से, या फिर उसको अनफ्रेंडली ट्रीट किया जा रहा है जॉब में, है ना, या वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती है, एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं और स्ट्रेस देते हैं। फिर आता है डिस्टर्ब रिलेशनशिप। तो डिस्टर्ब, अगर आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहे हैं तो उससे भी स्ट्रेस होता है। अब रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, योर रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग, एनीवन, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई मेम्बर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो और मोस्टली जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना वो ये आपको स्ट्रेस देते हैं और फिर आपको क्या होता है, फिर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे इसका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर आता है डे लाइफ एंड बिजनेस। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, जैसे आप आपकी कीज़ भूल गए, आप लोग लेट हो गए, आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर भूल गए, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करना भूल गए, तो ये क्या है, ये छोटे मोटे जो डे टू डे के स्ट्रेस होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही रीजन है हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस के। फिर आता है एक्सप्लेन द शतक्रियाज इन डिटेल। अब हम लोगों को शतक्रियाज बतानी है, तो देखो शतक्रियाज सबसे पहले ये डिफाइन करती हूँ कि शतक्रियाज क्या है। तो ये 6 इन नंबर्स होती हैं, ये शुद्धि क्रियाज होती हैं, ये हमारी इनर बॉडी को क्लीन करने का काम करती हैं। ठीक है, ये बाहर से तो हम हमारी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हमको अंदर से भी ज़रूरत होती है, तो हम लोग शतक्रियाज यानी शतकर्मास भी इसको बोलते हैं, तो हम वो परफॉर्म करते हैं। तो पहला आ जाता है कपालभाति। तो कपालभाति जो है ना, इसका कपाल का मतलब होता है स्कल और भाती का मतलब होता है शाइनिंग। तो ये एक है ना ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ एक्सहेल्ड करते हैं बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली। ठीक है, और वो कहाँ से करेंगे, हम लोग नॉस्ट्रिल से करेंगे। फिर जैसे ही हम लोग आप लोग एक्सहेल करोगे ना, इनहेल नहीं करना है, एक्सहेल करना है फोर्सफुली बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल से। तो आप लोग ये देखो, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके जो एब्डोमिनल मसल है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद इनहेलेशन है वो अपने आप आपका हो जाएगा। तो ये हमको 20 टाइम्स रिपीट करना होता है, और ये एक रिदमिक प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है ना, हमारी जो माइंड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लीन होती हैं। ठीक है, फिर आता है त्राटका। तो ये ब्लिंकलेस गेजिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये स्टिंग गेजिंग प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है। जनरली हम लोग आइज़ के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ और एनी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, मे बी इट इज़ कैंडल और समथिंग। ठीक है, और उसको एक मैनेजेबल डिस्टेंस पे आपसे रख देना है, एंड देन कीप लुकिंग एट दैट फ्लेम। जैसे कैंडल फ्लेम रखी आपने थोड़ा दूर आपके, है ना, और उसको देखते रहना है। एंड ये तब तक देखते रहना है जब तक आपके आंखों में से आंसू नहीं आते। ठीक है, और ब्लिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका आईसाइट जो है वो इम्प्रूव होगा। फिर आता है नेति। तो ये नसल क्लिनजिंग प्रोसीजर होता है, जो कि हमारे नसल पैसाज को क्लीन करता है और एक प्रिवेंट करता है साइनस जैसी प्रॉब्लम से। और ये 2 तरीके से किया जाता है। नेति मतलब 2 तरीके से होती है, एक सूत्र नेति होती है और एक जल नेति होती है। जल नेति में आप लोगों को क्या करना होता है, एक पॉट लेना होता है, उसमें पानी डालकर हम लोगों को सॉल्ट ऐड कर एक नॉस्ट्रिल से दूसरी नॉस्ट्रिल में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, और जो सूत्रा नेति होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सूत्र नेति में हम लोग जो थ्रेड है वो एक नॉस्ट्रिल से मतलब थ्रेड जो है वो नॉस्ट्रिल में पास करते हैं और माउथ से उसको निकालते हैं। इससे क्या होता है, कफ और रिलेटेड कफ और कोल्ड है तो वो भी हमारा इससे बहुत हद तक क्योर होता है। फिर आता है धोती। तो देखो धोती जो है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक और स्टोमक को क्लीन करने का काम करता है, और ये जो है ना ये हमारे पूरे कहाँ से क्लीन करता हुआ आता है, ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि ना पूरा हमको स्टार्टिंग से क्लीन करता हुआ आता है। ये क्लीन करता है एलिमेंट्री कैनाल को, आपके माउथ को फिर क्लीन करेगा, आपके ईसोफेगस को क्लीन करेगा, स्टोमक को देन क्लीन करेगा, देन इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, एंड देन रेक्टम को क्लीन करता हुआ जाता है। फिर आता है नॉली। तो नॉली जो है इसको हम लोग एब्डोमिनल मसाज बोलते हैं। जो ये क्या करता है, ये हमारी ये एक क्लीनिंग प्रैक्टिस है जो कि हमारे एब्डोमिनल मसाज को और मसाज करता, मसल्स को जो है मसाज करता है, और हमारा जो स्टोमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करने का काम करता है। बेसिकली जो नॉली है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है, और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है टू मास्टर, टू परफॉर्म। ठीक है, और नॉली 3 तरीके से की जाती है, पश्चिमा नॉली और मध्य नॉली और वमा नॉली। ठीक है, आया समझ। फिर बस्ती जो है, बस्ती कॉलम क्लींजिंग, ये जो रहती है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करती है, और जो नॉली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करती है। और इसकी मेथड हम लोग देख लेते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करती है विद और विदाउट वाटर के साथ भी कर सकती है और विदाउट वाटर भी ये कर सकती है। फिर आता है क्वेश्चन 20, इलेबोरेट अंतरंगा योगा और बहिरंग योगा। तो देखो मैंने आपको बताया था अष्टांग योगा के अंदर अंतरंगा योगा और बहिरंग योगा आते हैं। अष्टांग योगा क्या
क्या होता है, ये 8 लिम्स ऑफ योगा होता है। ये आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चंस आएंगे बनेंगे, तो आपको ये मेक श्योर आपको अच्छे से आना चाहिए और सीक्वेंस वाइज आपको ये याद होना चाहिए। तो जो फर्स्ट 5 लिम्स होते हैं यानी यामा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, तो ये क्या है, ये हमारे बहिरंग योगा हैं। और जो रिमेनिंग के जो बच गए ना, धरना, ध्यान, समाधि, ये क्या हो गए, हमारे अंतरंगा योगा हो जाते हैं। तो हम लोग 1 to 1 हम लोग इसको पढ़ते हैं कि समझते हैं कि कौन सा योगा क्या करता है। तो बहिरंग योगा में सबसे पहला आता है यमस। तो यमा क्या करता है, ये वो गाइडलाइंस हैं जिसमें लिखा है कि हम लोगों को सोशली कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। एक सोशल लेवल पे हम लोगों को कैसे इंटरेक्ट करना है, तो ये सारी वो गाइडलाइंस होती हैं। और इसके अंदर यामास के भी 5 यामास हैं, जिसमें आता है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस करना चाहिए को फॉलो करना चाहिए। सत्य यानी ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलना चाहिए। असत्य यानी नॉन स्टीलिंग यानी बोल सकते हैं हम लोग कि किसी से भी कुछ भी बिना पूछे उसका नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ब्रह्मचार्य यानी सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन लाइफ जो ब्रह्मचार्य जीते हैं। अपरिग्रह यानी हमको अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उनको नहीं खरीदना चाहिए, जो नेसेसरी है वही खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है ये देखो, ये जो है ना अष्टांग योगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहो तो इसका सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, लेकिन मैंने चैनल पे इसका एक छोटा सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो में डाल दूंगी, तो आप जाकर देख लेना, ठीक है। फिर आता है नियमास। तो नियमास क्या है ना, तो ये क्या है, ये वो गाइडलाइंस है फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन हम लोग अपने आप को कैसे रखते हैं, ये वो सब की गाइडलाइंस है। तो इसके अंदर भी पार्ट्स आते हैं। पहला आता है शौचा यानी क्लीनलीनेस यानी खुद को क्लीन रखना, ठीक है, खुद को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से क्लीन रखना। संतोषा यानी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तपस यानी जो वो तप करते हैं ना जो योगी, तो जो हीट जनरेट होती है और वो बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन में करते हैं, ठीक है, तो वो। और स्वाध्याय आप बोल सकते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी, ठीक है, खुद को जानना, है ना। फिर आता है ईश्वर प्राणिदाना यानी अपने आप को गॉड को सरेंडर कर देना। ये 5 नियमास हैं जो कि हमको बताते हैं कैसे हमको डिसिप्लिन रहना चाहिए हमारी लाइफ में। फिर आता है आसनास यानी पोस्चर। आसनास यानी वो सिटिंग पोजीशन या पोस्चर जो हमको स्टडी हो, कंफर्टेबल हो और है ना, ताकि योगी जो हैं वो बैठ पाए, मेडिटेट कर पाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आसनास क्या होते हैं, ऐसा पोस्चर और ऐसी पोजीशन जो कि कंफर्टेबल और स्टडी हो, ठीक है। फिर प्राणायामा यानी ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायामा में हम लोग क्या करते हैं, हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो बैलेंस की जाती है और हम लोग इसमें ब्रीथ कंट्रोल और ये सारी चीज़ें देखते हैं, जिससे क्या होता है हमारे माइंड में रिलैक्सेशन होता है और हमारा माइंड काम होता है और फोकस्ड और ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है प्रत्याहारा। तो प्रत्याहारा मतलब सेंस विड्रोवल यानी हम ये सिखाता है हमको, ये वो गाइडलाइंस है जिसमें हम लोग हमारे सेंसेस पे कंट्रोल करना सीखते हैं, जिसमें आप अचीव कर पाओगे द परफेक्ट कंट्रोल ओवर योर द सेंसेस, ठीक है ना, समझ आया। तो ये हम लोगों ने बहिरंग योगा का तो देख लिया। अब अंतरंगा योगा के 3 हैं यानी धरना। तो सबसे पहला ये वाला स्टेज धरना क्या है, कंसंट्रेशन, फोकस, यानी आप किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना। फिर ध्याना क्या होता है, तो ये वो स्टेट होता है जहाँ पर आपका जो फ्लो ऑफ माइंड है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, आप एक मेडिटेशन यानी देखो धरना में आप लोग ट्राई कर रहे थे फोकस करने का फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ध्याना में आप लोग एक मेडिटेशन वाले स्टेट में एंटर कर चुके हो, जिसमें आपको सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बाकी आपको आसपास क्या चल रहा है वो किसी का भी आपको खबर नहीं होगी उसमें, ठीक है। और आप लोग ध्याना अगर प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये क्या प्रमोट करता है, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी इन योर लाइफ ये लाता है। फिर समाधि में क्या होता है, हम लोग समाधि में क्या हो जाता है हम लोगों को फाइनली फिर उसके ध्यान के बाद हम लोग कैसे स्टेट में आ जाते हैं जिसमें हमारा जो माइंड है वो डिसअपियर हो जाता है। इवन व्हेन द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ माइंड डिसअपियर, ठीक है, हम लोगों को अवेयर ही नहीं रहता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे, बिल्कुल ऐसे वाले स्टेट में हम लोग चले जाते हैं, पूरा डीप मेडिटेशन वाले में हम लोग चले जाते हैं,
ठीक है, इससे क्या होता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। फिर आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रिया रेयरली गेट्स इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। जो प्रिया एक लड़की है वो फिजिकल एक्टिविटी में रेयरली इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ जंकी फूड, स्ट्रीट साइड एंड पार्टी फूड। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है जंकी फूड और स्ट्रीट फूड और पार्टी फूड, ठीक है। शी डोंट लाइक टू प्ले एट ऑल, उसको कोई खेलना पसंद नहीं, यानी वो सेडेंटरी लाइफ जी रही है, ठीक है। और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि वो, क्योंकि उसको वो फिट भी नहीं रह पा रही है और उसको क्लोथ्स भी वैसे नहीं आ पा रहे हैं। और तो उसको क्या डाइटरी चेंजेस उसको फॉलो करने चाहिए उसके फूड में, और क्या यौगिक मैनेजमेंट उसको अपनाना चाहिए। तो देख लो, थर्ड क्वेश्चन आ गया यौगिक और इसका, ठीक है। अब देखो, प्रिया लाइकली टू सफ़र फ्रॉम ओबिसिटी। तो प्रिया किस चीज़ से सफ़र कर रही है, सबसे पहले ये बताओ कि वो ओबिसिटी से सफ़र कर रही है, तो इसमें डाइटरी चेंजेस उसको क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले तो उसको चेक सैनिटरी हैबिट, जो वो उठ नहीं रही है, सिर्फ खा रही है, और जो वो बाहर खेलने भी नहीं जाती है और वो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो वो चेंज करना चाहिए उसको। और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, जंक फूड उसको कम खाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच डाइट उसको लेनी चाहिए, और लो कैलोरी वाली डाइट उसको थोड़ा लो कैलोरी इंटेक करना चाहिए। फिर आता है यौगिक मैनेजमेंट। तो यौगिक मैनेजमेंट कैसे होगा, तो उसको कपालभाति करना चाहिए, कुंजल करना चाहिए, प्राणायाम में सूर्य नमस्कार उसको करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और पवन मुक्त आसन उसको परफॉर्म करना चाहिए। एंड दैट्स इट। आपका ये वाला जो सैम्पल पेपर है प्रीवियस ईयर नहीं, ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो CBSE ने दिया था, जो कि प्रीवियस ईयर में भी सेम ही था, तो वो हमारा इसमें कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग PYQs करने वाले हैं। 100 PYQs आएंगे, और पार्ट B के और एम्प्लॉयबिलिटी के थोड़े कम हैं, ठीक है। तो वो अब हम लोग करने जाएंगे। और हाँ, एक बच्चे ने डिमांड की थी आसनास का वीडियो, तो आसनास का वीडियोस भी जल्द आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। आज अपने को पूरी रात, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तभी भी कोई वरी नहीं है, हमारे पास पूरी रात है, आप लोग कर सकते हो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, वो आप करके चले जाना, वो तो आपको यानी मतलब उनमें से कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया जाएगा। सो या डोंट वरी, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।